हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने देखा है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का है। अब तक हम लोग ने 3 एक्सरसाइज देख लिया। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं जो भी 1.4 एक्सरसाइज में जितने भी बेसिक्स यूज होने वाले, जो भी लॉज यूज होने वाले, वो सारे लॉज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्या क्या बेसिक्स यूज होने वाले हैं और क्या क्या लॉज यूज होने वाले हैं। तो हम लोग आज टोटल सारे लॉज देख लेंगे जो कि हम लोग को यहाँ पर बेसिक्स है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 में यूज होने वाला है। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है इंडेम्पोर्टेंट लॉ। तो देखते हैं इंडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले इडेम्पोर्टेंट लॉ। तो देखते हैं इडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है। तो यहाँ पर इडेम्पोर्टेंट लॉ में सपोज यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ, तो अगर वहां पर होगा P और P, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंस टू P। तो ये किस तरह से होगा, सपोज ये P जो है वो हमारे ट्रू वैल्यूज है। तो और में क्या होता है, जब दोनों भी ट्रू होते हैं तो वो ट्रू होने वाला, मतलब ये दोनों में से अगर दोनों भी ट्रू है तो कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और इसका दूसरा एक और है कि अगर मैं P के साथ एंड करूंगा P का, तो फिर भी उसका आंसर हमेशा आएगा P। तो सपोज ये दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। सपोज ये दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो एंड में क्या होगा, दोनों फॉल्स होगा तो भी वो फॉल्स ही होने वाला, मतलब जो वैल्यूज यहाँ पर होने वाले वही वैल्यूज यहाँ पर भी आएंगे। और में भी उसी तरह था, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू ही हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू अगर P रहेगा तो वो P हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तो और में दोनों फॉल्स होगा तो भी वो फॉल्स ही आने वाला, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगा वो वैल्यू यहाँ पर होगा। तो ये हो गया पहला लॉ जो कि है इडेम्पोर्टेंट लॉ। तो सेकंड लॉ देखते हैं क्या है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ में दो फंड है। तो पहला फंड है कि अगर एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, तो हम लोग P और Q को Q और P भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी सेम है। और सेकंड वाला एक और फंड है कि अगर वो एंड में होगा, अगर होगा P एंड Q, तो हम लोग उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q एंड P। जिस तरह 2+3 को हम लोग 3+2 लिख सकते हैं और 2×3 को हम लोग 3×2 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो वही ये लॉ दिखाता है। तो ये लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, अगर P और Q है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस लिख सकते हैं Q और P के साथ, दोनों का मतलब सेम होगा। और अगर P एंड Q है तो उसे हम लोग Q एंड P भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी सेम होगा। तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ क्या है, थर्ड लॉ जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो उसमें भी फिर से दो फंडे आते हैं। तो एक है सपोज अगर रहेगा P और Q और R, तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग को लिखना रहेगा P और Q और R, ये भी इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही आने वाला है। और हम लोग उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग P और Q और R लिखेंगे तो भी वो चलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ में क्या है, अगर P और Q ब्रैकेट में और R है तो हम लोग उसको P और Q और R ब्रैकेट में लिख सकते हैं और P और Q और R भी लिख सकते हैं। इसका एक और फंड है, दो फंड है एसोसिएटिव लॉ में भी। दूसरा है एंड के साथ, अगर P एंड Q एंड R है तो उसमें हम लोग इस तरह से ही लिख सकते हैं। हम लोग उसे P एंड Q एंड R लिख सकते हैं अलग ब्रैकेट में, या फिर हम लोग उसे P एंड Q एंड R भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए तीन लॉ जो हम लोग ने अभी तक देखे। पहला था इडेम्पोर्टेंट लॉ, दूसरा था कम्यूटेटिव लॉ और तीसरा था एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ लॉ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फिर से दो फंड है। तो पहला फंडा जो है वो है अगर P और Q एंड R होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव में क्या था, दोनों भी जो और था, दोनों भी साइन जो सेम था, यहाँ पर भी एंड था तो दोनों भी साइन सेम था। मगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एक एंड होगा तो एक और होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो इसे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब इस P को मैं इस Q के साथ एंड करूंगा तो मैं इस तरह से P और Q को मैं दोनों को और करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ P और Q और ये एंड, और उसके बाद में P को और करूंगा R के साथ। तो ये एक एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा। अगर मेरे पास है A इंटू बी प्लस सी, तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो यही जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर क्या था, P और Q एंड R है तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, P और Q एंड P और R। तो जो ये वाला फंड है वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। तो सेकेंड वाला फंडा इसमें एक और है
कि अगर होगा P एंड Q और R, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं P एंड Q और P एंड R। तो ये जो चौथा लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखते हैं फिफ्थ लॉ। जो फिफ्थ लॉ है वो क्या है? वो आइडेंटिटी लॉ है। तो देखते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या है। तो आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ में क्या है? सपोज अगर एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट के साथ और है F, तो F का मतलब होता है फॉल्स। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो P और T है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? एक और देख लेते हैं। अगर P एंड F है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? और अगर P एंड T है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है? तो ये चारों का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर देखिए और है, तो और में क्या होता है? अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। तो सपोज ये P की जगह पे ट्रू होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाला है? ट्रू होगा। अगर ये P की जगह पे F होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होएगा? F होएगा। मतलब ये P के ऊपर ही डिपेंड है ये पूरा। तो यहाँ पर जो P और F का आंसर आएगा वो होगा ये P के ऊपर डिपेंड होगा उसका आंसर, इसलिए वहां पर P आएगा। सपोज यहाँ पर देखिए P और T, तो और में क्या होता है? एक भी T होगा तो वो T होने वाला है। तो अगर एक भी T है, इसका आंसर ट्रू हो या फॉल्स हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक भी T है तो उसका आंसर T आने वाला है। तो इसलिए इसका जो लॉजिक होगा वो होगा P और T का आंसर T आएगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या दिया है? P एंड F दिया है। तो एंड में क्या होता है? एंड में अगर दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। देखो एक भी फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिक इसका आंसर जो आने वाला है वो फॉल्स ही आने वाला है। चौथा देखियो, यहाँ पर कौन सा है? और टेबल है, एंड टेबल है। तो एंड टेबल में क्या होता है? दोनों T होगा तो ही वो T होगा। मतलब देखो यहाँ पर तो एक T है, अब यहाँ पर अगर T होगा तो ये T हो जाएगा, यहाँ पर अगर F होगा तो ये F हो जाएगा। मतलब ये पूरा का आंसर डिपेंड किस पे? इस P के ऊपर है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा P। तो ये अपना आइडेंटिटी लॉ। अब देखते हैं सिक्स्थ लॉ। तो सिक्स्थ वाला जो लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में भी फिर से दो फंडा है। तो पहला फंडा है अगर P और नॉट P होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? और दूसरा वाला जो फंडा है अगर P एंड नॉट P होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? अब सपोज देखिए एक P है और एक नॉट P है, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नॉट ऑफ P फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। तो और में क्या होता है? एक भी ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। मतलब एक ट्रू तो गारंटीड हमें मिलने ही वाला है। तो अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा T। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ का फर्स्ट वाला फंडा। दूसरा फंडा क्या है? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? एंड दिया है। अब ये दोनों वैल्यू तो कभी सेम होंगे नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। तो एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू होगा, मगर यहाँ पर तो एक वैल्यू गारंटीड फॉल्स ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। तो ये जो सिक्स्थ वाला लॉ जो कि है कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद सेवेंथ वाला देखते हैं। तो सेवेंथ वाला जो है वो है इन्वोल्यूशन लॉ। तो देखते हैं इन्वोल्यूशन लॉ क्या है। तो इन्वोल्यूशन लॉ का फंडा बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल नॉट जैसा है। तो यहाँ पर क्या, अगर नॉट ऑफ T होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर नॉट ऑफ F होगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली T। अगर नॉट ऑफ कुछ भी हो, P लिखा है मैंने, तो यहाँ पर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर नॉट ऑफ नॉट लगा तो ऑटोमेटिक ये नॉट और ये नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो रहेगा वहां पर वही आएगा। अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो वो ट्रू आएगा, अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो वो यहाँ पर फॉल्स आएगा। उसके बाद एट्थ लॉ देखते हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है, यहां पर भी फिर से दो फंड है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में है अगर P और P एंड Q होगा, और दूसरा अगर P एंड P और Q होगा, तो दोनों में क्या होगा? देखिए यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दो बार रिपीट है और साइन जो है वो अलग अलग है। एक बार और है तो एक बार एंड है, एक बार एंड है तो एक बार और है। जब दो स्टेटमेंट होगा और साइन एक बार और एक बार एंड होगा तो दोनों में भी वही दिख रहा है। तो जब ऐसा भी कंडीशन होगा तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिपीट हुआ वही स्टेटमेंट यहाँ पर उसका इक्विवेलेंस आंसर होगा। मतलब यहाँ पर आंसर P आने वाला है और यहाँ पर भी आंसर P आने वाला है। उसके बाद नाइन्थ वाला लॉ। तो नाइन्थ वाला लॉ है कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ को हम लोग ने इसके पिछले एक्सरसाइज में एक बार देख लिया था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, जहां पर हम लोग यूज करते थे P इम्प्लीकेशन Q। तो P इम्प्लीकेशन Q को हम लोग इक्विवेलेंस टू किस तरह से लिख सकते हैं? जब भी P इम्प्लीकेशन Q होगा तो जो आगे होता है उसका नॉट लग जाता है और बाद में दूसरे वाले का और Q हो जाता है। उसी तरह हम लोग ने बाय कंडीशनल लॉ भी देखा था। बाय कंडीशनल लॉ, तो बाय कंडीशनल लॉ में क्या देखा था? अगर P बाय कंडीशनल Q है डबल इम्प्लीकेशन, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? P इम्प्लीकेशन Q, उसके बाद एंड Q इम्प्लीकेशन
P, एक बार P इम्प्लीकेशन Q, एक बार Q इम्प्लीकेशन P। अब ये सिंगल इम्प्लीकेशन हो गया, तो एक बार जब सिंगल इम्प्लीकेशन हो जाएगा तो हम लोग इसको कंडीशनल लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा, जो आगे रहता है उसका नॉट होता है तो वो हो जाएगा नॉट P और Q, ये इस तरह से। उसके बाद एंड, उसके बाद Q इम्प्लीकेशन P, तो जो आगे रहता है उसका नॉट होता है और बाद में और के साथ आगे वाला स्टेटमेंट यूज हो जाता है। तो ये है 10th लॉ जो कि है बाय कंडीशनल लॉ। इसके बाद सिर्फ एक लॉ बच जाता है जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। तो वो भी देख लेते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ जो कि है 11th वाला। देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में क्या। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, अगर नॉट ऑफ P और Q होगा तो ये नॉट दोनों के पास जाता है। एक बार ये हो जाएगा नॉट P, ये जो और है वो बदल जाएगा एंड में, और ये जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट Q। उसके बाद जो अगला वाला है वो है नॉट ऑफ, अगर P एंड Q होगा तो ये क्या नॉट अंदर जाएगा, तो ये P का हो जाएगा नॉट, एंड का हो जाएगा और Q का हो जाएगा नॉट Q। तो इसमें भी टोटल 2 फंडे थे। तो एक बार फटाफट ये सारे लॉज देख लेते हैं, और यही सारे लॉज हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 1.4 में यूज होने वाले थे। जो पहला लॉ था वो था इडेम्पोर्टेंट लॉ। तो इडेम्पोर्टेंट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा, जब दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे, दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा, भले उसमें हम एंड लगाए या फिर हम लोग उसमें और लगाए, अगर दोनों फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होने वाला है। दूसरा हम लोग ने देखा कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या देखा था, अगर P और Q होगा तो उसे हम लोग Q और P भी लिख सकते हैं, अगर P एंड Q होगा तो हम उसे Q एंड P भी लिख सकते हैं। तीसरा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम लोग ने क्या देखा था, अगर P और Q और R होगा, मतलब दोनों भी सिंबल सेम होगा और तीनों भी स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगे, तो हम लोग उसे किस तरह से लिख सकते हैं, P और Q और R एंड P और Q और R भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंड के साथ, अगर P एंड Q एक ब्रैकेट में और फिर उसके साथ एंड R लगा है तो हम लोग उसे P एंड Q एंड R भी लिख सकते हैं, और उसके बाद P एंड Q एंड R डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चौथा लॉ हम लोग ने देखा वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग ने क्या देखा था, अगर तीनों स्टेटमेंट अलग अलग होंगे P Q R और एक और होगा और एक एंड होगा, तो हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होगा, A इंटू बी प्लस सी को हम लोग A इंटू बी प्लस A इंटू सी लिखते हैं। उसी तरह P और Q एंड R को हम लोग P और Q एंड P और R, उसी तरह P एंड Q और R को हम लोग P एंड Q और P एंड R लिख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या देखा था हम लोग, अगर P और F होगा तो ये पूरा आंसर किस पे डिपेंड होगा, इस P पे डिपेंड होगा, क्योंकि और स्टेटमेंट में हम लोग ने देखा कि एक भी T होगा तो वो T हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये T होगा तो ये T हो जाएगा, यहाँ पर अगर F होगा तो F होगा। तो उसी तरह हम लोगों ने आइडेंटिटी के 4 लॉज देखे। उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर P और नॉट P है, मतलब ये दोनों वैल्यू हमेशा अलग होंगे, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होने वाला है। तो और में एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू अलग अलग होने वाले, क्योंकि एक नॉट है और एक सिंपल है। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू। तो एंड में क्या दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू, तो यहाँ पर एक वैल्यू तो गारंटीड फॉल्स होने वाला है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा 7 जो कि था इन्वोल्यूशन लॉ। तो इन्वोल्यूशन बिल्कुल नॉट लॉ जैसे नॉट ऑफ टी एफ हो जाता है, नॉट ऑफ एफ टी हो जाता है, और नॉट ऑफ पी जो होगा वो हमेशा पी होने वाला है। उसके बाद देखा हम लोग ने एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या देखा हम लोग ने कि अगर दो स्टेटमेंट सेम होंगे, एक ही स्टेटमेंट 2 बार यूज होंगे, सिंबल अलग अलग यूज होंगे, तो उसमें जो भी इक्विवेलेंस आएगा वो सेम स्टेटमेंट का आएगा। अगर मैंने P एंड Q किया तो देखिए एक स्टेटमेंट 2 बार है, सिंबल अलग अलग है, तो जो इसका इक्विवेलेंस आएगा वो सेम आएगा। तो ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। उसके बाद देखा हम लोग ने कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ में क्या देखा हम लोग ने, कंडीशनल लॉ में देखा था अगर P सिंगल इंप्लाइज Q है तो आगे वाले का नॉट लगता है और के साथ सेकंड स्टेटमेंट आता है, तो नॉट ऑफ P और Q। ये हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में भी देखा था। उसके बाद बाय कंडीशनल लॉ में क्या है, अगर P डबल इंप्लाइज Q है तो हम लोग उसे लिख सकते हैं पहले सिंगल इंप्लीकेशन में एंड के साथ, उसके बाद इस सिंगल इंप्लीकेशन पे कंडीशनल लॉ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आगे वाले का नॉट और Q, आगे वाले का नॉट और P। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट देखा जो कि था डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ नॉट ब्रैकेट्स के अंदर जाता है, तो ये नॉट ये ब्रैकेट में जाएगा तो ये नॉट P हो जाएगा, ये और का ये नॉट एंड कर देगा और ये Q के साथ ये नॉट Q हो जाएगा। उसके बाद अगर नॉट P एंड Q है तो ये नॉट ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट P और एंड को बना देगा और Q को बना देगा नॉट Q। तो इसी के साथ हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 में जितने भी लॉज के बेसिक्स लगने वाले वो सारे बेसिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो ये बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से देखने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे जाएंगे। तो आप लोग ये बेसिक्स को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लो, एक बार सारे लॉ समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू।